हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम टॉपिक करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अलोंग विद वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसके अलावा और भी कुछ जो हमने पहली वीडियो की थी। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आगे आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स हैं, उसका एक सिस्टम है, उसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ masses m1 m2 m3 up to mn moving with respect to linear velocities v1 v2 v3 up to vn. Suppose that a total external force Fext act on the system. The total linear momentum of the system of n particles is given by P is equal to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 up to mn vn. यानी कि देखिए, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनकी वेलोसिटीज हैं, तो उनके मोमेंटम भी होंगे। पूरी बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो उनके इंडिविजुअल मोमेंटम का वेक्टर सम होगा, दैट इज m1 v1 plus m2 v2 अप टू mn vn। इसको हम p वेक्टर से शो कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल के बराबर होता है, या फिर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो एफ एक्सटर्नल कैन बी रिटन एज डी पी बाई डी टी, या फिर टी की वैल्यू रख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री अप टू एम एन वी एन। अब अगर एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए, यानी कि बाहर से कोई फोर्स बॉडी पे ना लगे, तो क्या होगा, डी पी बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अप टू एम एन वी एन, ये सारा जीरो हो जाएगा। या फिर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री अप टू एम वन वी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। The above equation describes the law of conservation of linear momentum for a system of n particles, which states that if no external force act on a body or system, then the total linear momentum of the system remains conserved या constant। यानी कि अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता, तो बॉडी कह लो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल कह लो, तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको हमने पहले भी थोड़ा बहुत किया है। यहाँ हम इसको दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्वांटिटीज हैं वो ऐसी हैं जो दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से आती हैं, जैसे लीनियर वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, ये सारी क्वांटिटीज हैं जो दो वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर प्रोडक्ट से हमें मिलती हैं। The magnitude of vector product of the two vectors A and B is defined as the product of magnitude of the vector A and B and the sine of the smaller angle between them। यानी कि दो वेक्टर हमारे पास A और B हैं, उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल है वो थीटा बना हुआ है, तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है। और एन कैप जो है वो वेक्टर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये जो हमारे पास ए क्रॉस बी का रिजल्ट आता है, ये इतना पार्ट तो स्केलर होगा, लेकिन ये जो क्वांटिटी है यूनिट वेक्टर एन, ये इसको वेक्टर बनाती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो वेक्टर रहता है। देखिए, ये इसकी डायरेक्शन होगी, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक बी है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। इसे हम राइट हैंड स्क्रू रूल से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे ये आपके सामने स्क्रू है, अगर हम ए से बी की डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाते हैं, तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर इस स्क्रू को इधर से इधर घुमाता हूँ तो ये इसकी नोक ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो जो नोक है वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करती है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें हैं।
The cross product of two vector a and b is a vector which is right angle to both a and b and point in the direction in which the right hand screw will advance. जैसे मैंने अभी बताया कि जो right hand screw है वो जिस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा a क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी. The vector product of two like vector is 0. दो एक जैसे वेक्टर हैं, ए क्रॉस ए कर लो, बी क्रॉस बी कर लो, उनका रिजल्ट जीरो होता है. क्यों जीरो होता है? क्योंकि वो दोनों सेम वेक्टर हैं, तो उनके बीच में एंगल जो होगा वो जीरो होगा और साइन जीरो जीरो आ जाता है. एग्जाम्पल जैसे आई क्रॉस आई, ये यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं, तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के. फॉर्मूला रहेगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, दूसरे का भी 1 हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल जीरो है, यूनिट वेक्टर एन कैप, तो रिजल्ट आ जाएगा 0. आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू आई और जे के बीच में एंगल हो जाएगा 90, तो साइन 90 1 होता है और साथ में यूनिट वेक्टर आएगा के, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप हो जाएगी, वेयर के कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आई एंड जे एंड इन द डायरेक्शन इन विच द राइट हैंड स्क्रू विल मूव. जब हम एक स्क्रू को आई से जे की तरफ मूव करते हैं तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो के की डायरेक्शन होगी. ऑल्सो जे क्रॉस आई, उसमें ये माइनस के हो जाएगा. इसके बाद आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई उसका अपोजिट होगा, यानी कि माइनस के हो जाएगा. सिमिलरली जे क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे एंड k cross I is equal to minus I cross k, that is j. Let a and b be two vectors. a को हम ले लेते हैं x1i plus y1j plus z1k और b को ले लेते हैं x2i plus y2j plus z2k. तो a क्रॉस b को हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अगर इनका करना चाहते हैं तो ये देखिए, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट आपके पास ये आएगा, y1 z2 माइनस z1 y2 i, z1 x2 माइनस x1 z2 j और x1 y2 माइनस y1 x2 k. ये उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए है जो अभी मैंने आपको बताए हैं. आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के को 0 रख दो, आई क्रॉस जे को k रख दो, जे क्रॉस के को i रख दो. इस तरह से जो हम अभी रूल पढ़ के आए हैं वो यहाँ इंप्लीमेंट करके हमारे पास रिजल्ट आता है. लेकिन इसका हमारे पास एक तरीका और भी है. ये देखिए डिटरमिनेंट फॉर्म. अगर हम आई जे के को सबसे पहली रो में रखते हैं, उसके बाद पहला वेक्टर आपका ए है तो उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट रख देते हैं. ऐसे ही फिर दूसरा वेक्टर बी है, उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट रख देते हैं और उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तब भी आपका रिजल्ट बिल्कुल यही आएगा. इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर को सॉल्व करने का मेथड है डिटरमिनेंट मेथड. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर. कोई भी वेक्टर अगर खुद से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी या आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, वो जीरो आएगा. जीरो माने जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं. ए क्रॉस बी, तो यहां पे अगर बी की जगह ए रख देते हैं तो ए क्रॉस ए, दैट विल बी जीरो. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ आपको याद होगा, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर आता था, तो हम ये कहते थे कि वो कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो, वो अपोजिट होते हैं. A cross B not equal to B cross A, yet it is minus B cross A. Third property है, the cross product obeys distributive law. A cross B plus C is equal to A cross B plus A cross C. Angular velocity and its relation with linear velocity and angular acceleration.
सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू अंडरगो द डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा एवरेज, यानी कि जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय जितना उसमें टाइम इंटरवल लगा, वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। अब जैसे ध्यान दीजिए, इस सर्कल के अंदर मान लिया हम पहले एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं कि वो बी पोजीशन पे है, यहां पे जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, थीटा। थोड़ी देर बाद मान लिया यहां पे पहुंचने में उसको टाइम लगा था टी, उसके बाद और टाइम लगाया उसने और यहां पहुंच गया, टोटल जो उसका एंगल हो गया यहां से यहां तक, वो देखिए कितना हो गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस थीटा। मान लिया यहां से पूरा यहां जाने में उसको टाइम लग जाता है टी प्लस डेल्टा टी, यहां तक जाने में लगा था टी, तो वो टाइम इंटरवल भी माइनस कर देंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा, आपके पास आ जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। नेक्स्ट, instantaneous angular velocity, it is defined as the limiting value of the average angular velocity of the object in small time interval as the time interval approaches to zero, it is denoted by omega। यानी कि ये जो टाइम इंटरवल है इसको हम इतना कम कर दें कि ये जीरो को अप्रोच करे, तब जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी उसे हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। देखिए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी में लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो कर दें तो वो डी थीटा बाई डी टी हो जाता है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। नाउ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मान लिया ये एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी मूव करती है, पहले पॉइंट ए पे है, ठीक है, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर में पॉइंट बी पे पहुंच जाती है, यहां जो उसका पोजीशन वेक्टर है वो आर है और यहां जो पोजीशन वेक्टर हो जाता है वो आर प्लस डेल्टा आर हो जाता है, इतने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है डेल्टा थीटा। फाइन, तो मान लिया t इज द टाइम एट विच ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, t प्लस डेल्टा टी टाइम एट विच ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट बी। ओमेगा मान लिया एंगुलर स्पीड है ऑब्जेक्ट की, तो ओमेगा हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब ध्यान दीजिए ये जो डेल्टा थीटा है दैट इज आर्क ए बी बाय ओ ए, क्योंकि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है तो सर्कुलर आर्क जो है उसे हम लेंथ ए बी के बराबर मान सकते हैं या डेल्टा आर के बराबर मान सकते हैं, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर, या डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा की जगह ओमेगा डेल्टा टी इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम ले सकते हैं, या डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, सॉरी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अब डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इट इज वेलोसिटी। अगर मान लिया v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है देन v कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आर ओमेगा, या फिर v इक्वल टू आर ओमेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ ये जो v है ये लीनियर वेलोसिटी है और ये जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये इन दोनों में रिलेशन है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, an important relation for numericals. Next, angular acceleration. It is defined as the ratio of change in angular velocity of the object to the time taken to undergo the change in angular velocity.
it is denoted by A average, alpha average, sorry. Alpha average is equal to change in angular velocity upon time interval, या फिर अल्फा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा बाय टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी. तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी हो जाएगा. आज के लिए इतना ही. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.